Hello friend, welcome to Kamar, the e-learning platform which is best for SSC banking, defense and other railway examination. Today we are going to study about inflation, which is very most important topic for banking. मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत क्लियर कट समझेंगे कि मुद्रास्फीति कैसे वर्क करती है और आरबीआई का क्या रोल रहता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रास्फीति है क्या, यानी इन्फ्लेशन है क्या। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये एक राइज होता है, मतलब परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी एक मुद्रास्फीति होती क्या, इन्फ्लेशन होता क्या है कि किसी भी मूल्य पर यानी किसी भी वैल्यू में एक लगातार वृद्धि को देखा जाता है। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति कह देते हैं। लगातार वृद्धि जब होती है तो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति के दौरान यानी इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब मनी सप्लाई कैसे, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। इसमें जो है आपका जर्मनी है, जैसे कि ठीक है वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुआ था तब जर्मनी में क्या हुआ था कि वो लोग नोट भर भर के जो है पानी की बोतल खरीदते थे, तब जाके पानी की एक बोतल खरीद पाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई का कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब जैसे अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे का आप नाम सुने होंगे, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी हाइपर मुद्रा स्थिति चल रही है। इसका एकदम लेटेस्ट जो हम लोग इवेंट देखते हैं तो वेनेजुएला है। वेनेजुएला में भी जो है हाइपर मुद्रास्फीति चल रही। इसी वजह से वहां के दोस्त ने क्या, वहां के लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन पे जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बिटकॉइन पे। ठीक है, ये एक तरह की लीगल करेंसी है वहां के लिए बिटकॉइन। अब हम मुद्रास्फीति में ही आते हैं। मुद्रास्फीति में होता क्या है कि डायरेक्टली क्या होता है, इन्फ्लेशन के दौरान जो है मनी सप्लाई का इंक्रीमेंट होता है। ये याद रखिएगा, मनी सप्लाई जो है बढ़ती है, यानी आप कुछ मतलब कुछ कम्योडिटीज आप खरीद सकते हो बहुत सारे पैसे में सिर्फ। अब इसका बेस्ट और एग्जांपल है ईरान। ईरान में क्या है, सेक्शन लगा दिया गया था जब ट्रम्प थे प्रेसिडेंट वहां के, अभी तो जो बिडेन है। तो वहां पे जब सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर, तो वहां पे जो है आप कह सकते हैं कि वहां के 500 रुपए और इंडिया के 1 रुपए, ठीक है वहां का जो चलता है रियाल, ठीक है वहां का 500 रियाल और इंडिया का 1 रुपए बराबर था। ठीक है, पानी की अगर बोतल वहां खरीदे तो करीब करीब जो है 1,000 रियाल आपको देना पड़ जाएगा। इतना ज्यादा जो है कम कम्योडिटी है, यानी फ्यू कम्योडिटी है, लेकिन इतना ज्यादा जो है पैसे की सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन है क्या, एक लगातार जो है लगातार प्राइस का लेवल बढ़े। ठीक है, लगातार प्राइस का लेवल बढ़े, जैसे अभी इतना था, फिर उसके बाद बढ़ के इतना हो गया, फिर उसके बाद बढ़ के इतना हो गया। ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, जनरल राइस इन प्राइस लेवल। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है, ये देखते हैं। मुद्रास्फीति अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखें, ठीक है, तो पहला होता है डिमांड पुल होता है, फिर दूसरा होता है कॉस्ट पुश होता है। ठीक है, अब डिमांड पुल क्या होता है, डिमांड पुल में आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिएगा कि मनी सप्लाई इंक्रीमेंट होगा, यानी सप्लाई ऑफ मनी जो है कहीं ना कहीं से मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी, कहीं ना कहीं से मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम कॉस्ट पुश की बात करें तो कॉस्ट पुश में क्या होता है कि मनी सप्लाई नहीं, यहाँ पे कम्योडिटी का जो प्राइस है यानी गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, कम्योडिटी प्राइस हाइक करेगा, कम्योडिटी प्राइस जो है क्या होगा, हाइक होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिमांड पुल जो होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करता है। ये एग्रीगेट जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है ये बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, अब ये भी बताते हैं आपको। देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जब सबकी जो फुलफिलनेस होती है, नेसेसरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान, वो जब फुल हो जाती है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा डिमांड जो बढ़ती है उसको हम लोग बोल देते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिमांड पुल के बारे में जानते हैं। अब देखो सबसे पहले इसका जो टाइप्स है डिमांड पुल का, वो है परचेजिंग पावर। क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, यानी कंज्यूमर्स के पास पैसा, कंज्यूमर्स हैव, ठीक है, मोर परचेजिंग पावर, यानी बहुत सारा जो है पंप कर दिया जाए मनी सप्लाई को। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आएगा तो वो खर्च ज्यादा करेंगे। जब पैसा खर्च ज्यादा करेंगे
तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, यहां से बढ़ जाएगी, मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ये कहता है परचेजिंग पावर, पहला है, ठीक है। फिर होता है डेफिशिट फाइनेंसिंग। अब देखो डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि हम लोग ने बजट में देखा था कि दो तरह के, एक होता है खर्चे होते हैं जिसको हम लोग क्लियर बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम लोग व्यय बोलते हैं हिंदी में, वैसे एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ये बढ़ जाए, और रेवेन्यू से यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, और जो प्राप्तियां यानी जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो कम हो। तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, इसको फुलफिल करने के लिए बोरोइंग करेगी, ठीक है, बोरो करेगी, हर जगह से मांगेगी, बोरोइंग करेगी। यही जो एक्स्ट्रा बोरोइंग जो होगी, जो एक्स्ट्रा बोरोइंग होगी, यही जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई होगी, ये कहीं ना कहीं मार्केट में आएगी, ठीक है। ये जब मार्केट में आएगी तो मनी सप्लाई को क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। तो सरकार अगर बोरोइंग नहीं करती है तो इसको फुलफिल कैसे करेगी, ठीक है, तो टैक्स लगाएगी, ज्यादा टैक्स ज्यादा लगाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मनी सप्लाई बढ़ेगी तब मार्केट में आएगी, रिलीज होगी, जिसके वजह से क्या होगा कि डेफिशिट फाइनेंसिंग की वजह से जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब देखो ये फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, क्लियर कट है एकदम कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंपोर्ट क्या हो वो कम हो। अब जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं बाहर, ठीक है, गुड्स की सेलिंग होगी तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, ठीक है, या फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ये कहाँ आएगी, ये सीधे सीधे मार्केट में आएगी, ठीक है। मार्केट के आने की वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। जब मार्केट में रिलीज होगी ये, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कैसे बढ़ता है। भाई एक इनकम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। जब पर्सनल इनकम हम लोग निकालते हैं, ये पर्सनल इनकम जो होती है इससे कैसे बढ़ता है, पर्सनल इनकम जब होती है, जब हम लोग इससे माइनस कर देते हैं कौन सी, डायरेक्ट टैक्स, जब हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकम निकलती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, जो हमें हाथ में मिलती है, डिस्पोजेबल इनकम जो हमारे हाथ में मिलती है। पर्सनल इनकम से जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। यही जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर गवर्नमेंट इसको कम कर दे, लो कर दे, या कभी माफ कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, यही जो इनकम है कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार है, उनकी 16 करोड़ का उन्होंने जो है टैक्स फिलअप किया था, ठीक है, सरकार क्या करे, इसको उनको नेशनल अवार्ड मिला तो कह दिए तुमको माफ कर दिया, अब तुम टैक्स मत देना। तो ये कहीं 16 करोड़ रुपए मार्केट में तो आएंगे। इस तरह से अक्षय कुमार जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस तरह से जो है क्या होगा, रेट बढ़ा देगा, मनी सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो होती है टैक्स भी जो है लगाती है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। अब देखो ब्लैक मनी है, देखो ये एक ऐसी मनी है जिसका कोई लिखा पढ़ी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी में जब टैक्स नहीं दिया जाता, वो इनकम जिसपे टैक्स नहीं दिया जाता वो ब्लैक मनी कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आगे होता है पॉपुलेशन। देखो किसी भी देश में अगर सडनली पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, सडनली अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, उस देश की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, इसके वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस्ट पुश। देखो कॉस्ट पुश में मैंने बताया है कि आपको कम्युनिटी को बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। डिमांड पुल जो था उसमें आपको जो है मनी सप्लाई के बारे में, इसमें कम्युनिटी का जो प्राइस है उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट होता है, लैंड होता है, लेबर होता है ना, कैपिटल होता है, इस तरह से जो है फैक्टर कॉस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये नॉन फैक्टर कॉस्ट कौन होते हैं, मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर इसमें प्राइस बढ़ जाए, अपने आप इसमें प्राइस बढ़ जाए तो इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, या जो है कोल है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो अपने आप जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका प्राइस भी बढ़ जाए। वो कहेंगे इतने पेट्रोल में तो हम इतनी दूर आते हैं, हमें सैलरी इंक्रीज करो, है ना। इस तरह से जो डिमांड बढ़ जाएगी, तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट पुश इंक्रीज होगा, कम्योडिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है,
देखो, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे जो है टैक्स लगाती है, ठीक है। अगर उनका प्राइस क्या कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, इनका प्राइस जो है अगर लो कर दिया जाए तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आपको कोई 5 रुपीज का है, ठीक है, इसमें टैक्स कम कर दिया तो 2.5 रुपए का हो गया, ठीक है। अपने आप क्या हुआ, सप्लाई जो है ब्रेक हो जाएगी। सप्लाई जब ब्रेक होगी तो इसको जो है अपने आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ने का आसार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है वर्क करता है। अब सब्सिडीज क्या होता है, देखो सब्सिडीज बहुत क्लियर है। अगर सरकार सब्सिडीज ना दे तो अपने आप प्राइस बढ़ जाता है। कैसे, जैसे एलपीजी है, गवर्नमेंट इसमें हाफ पूरा जो है पैसा देती है। जैसे अगर मान लेते हैं 950 रुपए का है ये सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर 950 रुपए का, तो गवर्नमेंट भी इसमें जो है 1800 रुपए जो है सेल करती है, यानी गवर्नमेंट भी 950 रुपए पूरे पूरे लगाती है। इस तरह से आधा आधा का रेशियो होता है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को हटा देती है तो अपने आप एलपीजी का प्राइस कैसा होगा, दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब 2 गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, डबल होने से क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। कमोडिटी का प्राइस अपने आप बढ़ गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होल्डिंग एंड स्पेकुलेशन। अब देखो ये क्या होता है होल्डिंग एंड स्पेकुलेशन, इसमें क्लियर कट है, बहुत आसान है कि इसमें क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरर और जो प्रोड्यूसर है वो अपने जो कम्युनिटीज है उनको जो है हाइड करके रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं। कैसे, अब जैसे ओनियन है, मान लेते किसान है, ओनियन है, ठीक है, इसका प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लेते नासिक में बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो जिस वजह से जो है ओनियन वहां से नहीं आ पाई, पूरे इंडिया में सप्लाई नहीं हो पाई, तो ओनियन का प्राइस क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो कुछ जो फार्मर्स है उन्होंने क्या किया कि ओनियन को जो है छुपा के रख लिया, हाइड कर लिया, कि एक मैक्सिमम जब पहुंचेगा ओनियन का प्राइस तब हम लोग निकालेंगे। इसी वजह से ये जो प्रक्रिया होती, प्रोसेस होती, इसी वजह से और ज्यादा प्राइस बढ़ने लगता है। होल्डिंग एंड स्पेकुलेशन यही होता है। स्पेकुलेशन होता है जब हम कोई कुछ खरीदते हैं, ठीक है, शेयर्स एंड बॉन्ड खरीदते हैं और उसको हम लोग रख लेते हैं। जैसे बिटकॉइन आपने परचेज किया सपोज करते हैं, और उसको जो है आप जो है रखे रहते हैं कि जब तक बिटकॉइन का प्राइस हाइड ना हो जाए तब तक हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जब बिटकॉइन का प्राइस हाइक होता है तब आप जो है क्या करते हैं, सेल करते हो। तो यही कहलाता है स्पेकुलेशन। मार्केट में बहुत कम गुड्स अवेलेबल होती है इस दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब कैसे जो है कंट्रोल, नियंत्रण किया जाता है मुद्रास्फीति को, तो इसके दो उपाय हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक होता है, हम लोग बहुत क्लियर करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है उपाय वो होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज होता है जो हम लोगों ने बजट में पढ़ा था। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं सीआरआर। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद जो है भुगतान होता है, नगद, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है इसको। अब इसमें क्या होता है, ये 4% जैसे सपोज चल रहा है आजकल, 4% है, आरबीआई इसको लगाता है, तय करता है, ठीक है। तो 4% चल रहा है, तो कोई कस्टमर अगर 100 रुपए जमा करता है बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, तो ये 4% माइनस कर दो, कैश के फॉर्म में अपने पास जो है ये कॉमर्शियल बैंक रखेंगे, ठीक है। तो 96 रुपीज के लिए जो है ये लोग लोन दे सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं, दूसरों को लोन दे सकता है कॉमर्शियल बैंक। अब इसी चीज को अगर कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे, इसको 8% बढ़ा दिया गया, ठीक है, पहले 4 था तो 8। तो अब ये लोग जो है 92% के लिए एलिजिबल है लोन के लिए, यानी 92 रुपए जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंट्रोल हो सकता है। एक होता है एसएलआर, एसएलआर भी ऐसे ही काम करता है, इसमें भी जो है नॉन कैश के फॉर्म में रखना होता है, यानी गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है, या सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक अपने पास ही डिपॉजिट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले जो ये 96 है, इसमें भी जो है हम लोग माइनस करेंगे, ये 15% मान लेते हैं, 10% चल रहा है, तो 10, ये जो पहले का सीआरआर है इसको माइनस करके 10% हमने करा, तो ये हो गया हमारा जो है करीब करीब 86%, ठीक है, 86 रुपीज हो गया, सॉरी। अब इसको जो है लोन देने के लिए जो है एलिजिबल है कौन, कॉमर्शियल बैंक। अब मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई, अगर इसको और कंट्रोल करें तो माइनस हम लोग कितना कर दे, 15 कर दे, तो ये हमारा आ जाएगा 81, ठीक है। अब क्या हो गया, और ज्यादा जो है कंट्रोल कर लिया मनी सप्लाई को। इस तरह से जो है कंट्रोल करा जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब फिजिकल पॉलिसी को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग बढ़ा दें
तो टैक्स ज्यादा बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई ब्रेक हो सकती है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग कमोडिटी की जो प्राइस है उसको जो है हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इससे भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं कि इफेक्ट क्या होगा, कौन लोग खुश होते हैं इससे और कौन लोग को इन्फ्लेशन का वेलकम करते हैं और कौन लोग सफर करते हैं। देखो, किसान जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, वो होता है क्या, मैन्युफैक्चर होता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, उत्पादन करता है ये। तो ये तो हमेशा खुश रहेगा कि इसकी फसल की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये हमेशा वेलकम करेगा मुद्रास्फीति को। ठीक है। अब ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या होता है, ये हमेशा जो है वेलकम करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी जो कम्योडिटीज है, जैसे पार्ले जी कंपनी है या मान लेते कोई भी कंपनी है गुड्स की, ठीक है, तो वो क्या है, उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो ये तो हमेशा कहेंगे कि हमारे प्राइस बढ़े तो हमें जो है क्या मिले, मनी मिले, रुपीज मिले, तो ये भी खुश रहेंगे। अब देखो फिक्स इनकम वाले ये कभी खुश नहीं रहेंगे। फिक्स इनकम वाले क्यों नहीं खुश रहेंगे? अब देखो इनके पास क्या है, एक तरह से फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, ये जो फिक्स्ड इनकम होती है, ये सैलरी है, पेंशन है, ये इस तरह के लोग हैं। ये चाहेंगे रेट बढ़ रहा है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। ठीक है, रेट सबका बढ़ रहा है, सैलरी वही है। तो पहले अगर ये लोग 15,000 अगर इनकी इनकम होती तो ये लोग घर चला लेते थे आराम से। लेकिन अब क्या है, अब इनकी इनकम तो बढ़ी नहीं लेकिन रेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये 15,000 में क्या होगा, अपना हाउस होल्ड यानी निकाल नहीं पाएंगे, घर नहीं चला पाएंगे। तो इनको क्या होगा, ये हमेशा सफर करेंगे, सफर करेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है बॉन्ड्स और सिक्योरिटी। अगर किसी में फिक्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज है तो वो भी क्या होता है, सफर करता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है लेकिन इनको मिलता कम ही पैसा है। अब देखो एक और होते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसको बोलते हैं जो पैसा देते हैं उधार, और एक होता है डेप्टर। ठीक है, क्रेडिटर और डेप्टर। ठीक है, ये हमेशा सफर करते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो है सफर करेंगे और ये हमेशा खुश रहते हैं। ये इन्फ्लेशन के टाइम जो है हमेशा जो है क्या होता है, ये हमेशा वेलकम करेंगे, ये हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, कैसे, जब इन्होंने उधार दिया, मान लेते 2,000 रुपए उधार दिया, ठीक है, तब 2,000 में इन्होंने जो है 10 कम्योडिटी जो है क्या करी, इन्होंने परचेज कर ली। ठीक है, लेकिन जब इनको पैसे की जरूरत पड़ी क्रेडिटर को, तो इन्होंने उतना ही पैसा वापस करा, 2,000 ही देंगे भाई, इतना ही लिया था। तो ये अगर कम्योडिटी परचेज करेंगे तो ये कितनी कर पाएंगे, 6 कर पाएंगे। ये वही नोट है, वही सब कुछ, लेकिन इन्होंने कम्योडिटी कितनी परचेज करी, 6। इनकी कंपेयर में ये क्या हो गया, घाटे में चले गए। ठीक है, इसलिए क्रेडिटर हमेशा घाटे में जाता है, डेब्टर हमेशा जो है खुश रहता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। सबसे पहले आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो है हाइपर यानी हाई इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन होता है, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति होती है, और प्लस प्लस अनएम्प्लॉयमेंट फैला हो, ये इंडिया में होता है। हाइपर इन्फ्लेशन या हाई इन्फ्लेशन होता है, और साथ ही साथ बेरोजगार भी ये भी देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। अब देखो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, कुछ कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, जैसे मान लेते हैं कुछ कमोडिटी कौन है, ओनियन है, ठीक है, टोमेटो है, ठीक है, इस तरह से कुछ कमोडिटी का जो है प्राइस क्या हो, बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, कोरफ्लेशन क्या होता है, कोरफ्लेशन होता है कि सारी कमोडिटीज का यानी सारी गुड्स का जो वस्तुएं, सारे वस्तुएं उनका क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए सारी। यहाँ पे देखो कुछ का बोला, फ्यू का, ठीक है, यहाँ पे फ्यू का, यहाँ पे ऑल का बोला है, इस पे यही सब अंतर है। ठीक है, अब इसी में एक और आ जाता है री इन्फ्लेशन। ठीक है, री इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें होता है जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो क्या हो, स्लो हो जाए, ठीक है, या रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं री इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग एक पढ़ते हैं क्रैपिंग। ठीक है, एक आता है क्रीपिंग, सॉरी क्रीपिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो मुद्रास्फीति होती है वो करीब करीब 4% पर एनम के हिसाब से चल रही होती है, 4% पर एनम के हिसाब से चल रही होती है, इसको हम लोग क्रीपिंग बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है वॉकिंग, वॉकिंग आता है इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 4% से ज्यादा जो इन्फ्लेशन अगर हो पर एनम, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वॉकिंग। ठीक है, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग बोल देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, जो जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला था। तो इसमें क्या होता है, डबल डिजिट में चल रही है, 20 से 100% में चल रही है, इसके बीच में डबल डिजिट में चल रही है पर एनम। ठीक है,
तो ये कहलाता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। तो बहुत क्लियर कट है, आपके सामने आ गया होगा कि क्रीपिंग क्या है, करीब करीब 4% हो, ठीक है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग जो है मोर देन 4% चल रही हो। हाइपर क्या है, ये डबल डिजिट में जब रन करे तो इसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा सारे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या इंक्रीज होता है मनी सप्लाई का, या फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का गिरना ही जो है इन्फ्लेशन कहलाता है, या फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई या फिर फॉल इन प्रोडक्शन। तो देखो दोस्तों, आपको बहुत क्लियर कट बताया गया था कि जब भी मनी इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, या फिर जो है कह सकते हैं फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जब रुक जाता है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सी हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, ठीक है, कौन निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में लाभ मिलता है, कौन किससे लाभ मिलता है। अभी हम लोग ने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, गवर्नमेंट पेंशनर है, ठीक है, जो सरकारी पेंशनर है उनको मिलता है पेंशन भोगी को, या लेनदार को मिलता है, या सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स है जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है उनको लाभ मिलता है, या डेप्टर्स को मिलता है। तो बहुत क्लियर है कि सरकारी पेंशन भोगी है, लेनदार है, बजट बैंक खाता धारक है, या देनदार है। तो बहुत क्लियर है, देनदार है, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा था 2000 रुपीज का जो नोट था, ठीक है। अगर वो डेप्टर देता है फिर उसके बाद 6 कम्योडिटीज ये वापस अगर करेगा तो ये 6 कम्योडिटीज खाली परचेज करेगा और वो उसके बदले में ज्यादा करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन इंप्लाइज, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, ठीक है, क्या देखता है मुद्रास्फीति। राइज इन बजट, ठीक है, बजट घाटे में वृद्धि, राइज इन मनी सप्लाई, पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस में यानी समान मूल्य सूचकांक में वृद्धि, या राइज इन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब देखो इन्फ्लेशन क्या यहाँ दिखा रहा है, क्या बजट बढ़ा देता है, क्या मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, या जनरल प्राइस इंडेक्स हो। अब देखो मैं मनी सप्लाई बढ़ने का क्या कारण होता है कि जब प्राइस बढ़ जाए, जब प्राइस बढ़ जाए तो अपने आप मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब देखो बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ा कि इन्फ्लेशन, बेरोजगारी अगर बढ़ा दी जाए और साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, गैलोपिन इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, रीफ्लेशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत क्लियर कट इसका आंसर है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम कौन है जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, सैलरी क्लास है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, पेंशनर है, या एग्रीकल्चर फार्मर्स है, ठीक है, वेतन भोगी वर्ग है, या औद्योगिक श्रमिक है, या पेंशन भोगी, या कृषि किसान है। देखो हम लोग कौन है, मुद्रास्फीति से सुरक्षित नहीं है, मुद्रास्फीति से सुरक्षित नहीं है, यानी इन्फ्लेशन से जो है सुरक्षित नहीं है, ये वेतन भोगी है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल वर्कर है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर पेंशन भोगी। देखो इसका राइट आंसर क्या है, एग्रीकल्चर फार्मर्स है, ठीक है, वो तो चाहता है कि इन्फ्लेशन हमेशा रहे, एग्रीकल्चर फार्मर्स है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, एन इसेंशियल यानी मुद्रास्फीति का एक अनिवार्य गुण, एट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, ये है क्या, फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में गिरावट, ठीक है, या फिर जो है इंक्रीज इन प्राइस, कीमतों में वृद्धि, या फिर एब्सेंट ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी में, या फिर काले बाजार में अनुपस्थिति, या फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मनी, काला बाजार की उपस्थिति, ठीक है। इसेंशियल एट्रीब्यूशन बहुत मतलब अनिवार्य है, जो अनिवार्य है, इसेंशियल है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो ये है राइट आंसर इसका क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल में बढ़ावत जो है इंक्रीज करता है, ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टू कीप, ठीक है, कौन सा है मुद्रास्फीति के दौरान बचत का सबसे अच्छा साधन क्या है, सबसे अच्छा साधन क्या है, हम लोग क्या परचेज करें जिससे कि जो है मुद्रास्फीति जो है हम लोग बच सके। तो देखो सबसे अच्छा साधन है मनी, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या इक्विटी, या टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। देखो सबसे अच्छा साधन होता है पैसा, ठीक है, पैसा सबसे अच्छा साधन होता है बचने के लिए। इनका ये फिक्स हो सकता है, ये भी फिक्स हो सकता है, ये भी फिक्स हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए मनी सबसे जो है सबसे अच्छा तरीका है मुद्रास्फीति के साथ। नेक्स्ट आ जाता है, इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है कैसे,
अधिशेष बजट के थ्रू यानी सरप्लस बजट है, इंक्रीज इन टैक्सेशन यानी कराधान में वृद्धि, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ द अबव, या सार्वजनिक व्यय में कमी या उपयोग में। देखो सरप्लस बजट जो है अगर आ जाए तो बोरोइंग हमें ज्यादा लेनी पड़ती, सरप्लस बजट, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेशन, अगर हम टैक्स को बढ़ा दे तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बात करी थी। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, जो ये खर्चे हैं इनको कम किया जाए, ठीक है, इससे भी हम लोग जो है इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आज के लिए इतना ही है, आज ये सेशन हम लोग ओवर करते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कमर द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है विच इज बेस्ट फॉर एसएससी बैंकिंग रेलवे एंड डिफेंस एग्जामिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 4000 मॉक टेस्ट प्लस लाइव वीडियोस, ठीक है। इतना सब कुछ जो है अवेलेबल है, बस आपको क्या करना है, लॉग इन करना है KAMAT kamatgroup.com पे, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है जहां पे आपको इतना सारा जो है मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे डेमोस वीडियो भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ कई तरह की तैयारी भी, प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, ठीक है, रेलवे है, ठीक है, अदर, और सबसे अच्छा है कि डिफेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस, जिसमें एनडीए आ जाता है, प्लस जो है सीडीएस आ जाता है, ये सब एग्जामिनेशन आ जाते हैं, और अदर स्टेट का भी आ जाता है, स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि सीटेट आ जाता है, ठीक है, सीटेट की भी तैयारी प्रिपरेशन होती है, यहाँ तक कि टेट की भी होती है, जो स्टेट के टेट होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे की जाती है। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे अब ओवर करते हैं, और हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।